नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रहा है क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 पी ग्रुप के तत्व, जिसका ये है लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर 2 पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर 1 पढ़ चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने बहुत महत्वपूर्ण पढ़ा था परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या और प्रभावी नाभिकीय आवेश। जिस बच्चे को प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी शॉर्ट में बोलते हैं जेट, जिसे प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में नहीं पता है, उसे इस चैप्टर के प्रत्येक क्लास में प्रत्येक लेक्चर में समस्या आएगी। इसलिए आप लेक्चर 2 लेक्चर 3 को जरूर देखिए, उसके बाद फिर लेक्चर 4 पे आइए। लेकिन जो बच्चे डायरेक्ट लेक्चर नंबर 4 को देख रहे हैं, उनके लिए हम 1 मिनट के लिए रिवीजन कराते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश का, कि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है। तो एक मिनट देख लीजिए, ये आपका परमाणु है जिसके नाभिक में धनावेश होता है, उसके बाद ये आपकी है कोष। तो देखिए नाभिक का बाह्यतम कोष पर जो प्रभाव होता है, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर जो प्रभाव होता है, उसे बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्योंकि आपको ये बताया जा चुका है कि नाभिक में धनावेश होता है और इस वाले कोष में यहाँ पे घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। सबसे बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन का नाभिक के द्वारा जो प्रभाव दिया जाता है, जो प्रभाव पड़ता है, उसी प्रभाव को बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब अगर इसका आकार बड़ा होता जाएगा तो धनावेश से बाह्यतम कोष की दूरी बढ़ती जाएगी, और जब दूरी बढ़ती जाएगी तो धन का ऋण पे जो प्रभाव पड़ेगा, जो नाभिक का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन में प्रभाव पड़ेगा, वो प्रभाव कैसा होता जाएगा, कम। तब हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला था कि प्रभावी नाभिकीय आवेश को जेड से प्रदर्शित करते हैं, और प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है परमाणु आकार। इसका अर्थ ये है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर जेड बढ़ेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, तो परमाणु आकार घटेगा। क्योंकि परमाणु का आकार अगर कम घटेगा तो धन की ऋण से दूरी कैसी होगी, पास में आएगी। आकार घटेगा तो ये ऋण जो है धन के पास में आएगा, और धन के ऋण पास में आएगा तो फिर इसका इस पे प्रभाव बढ़ेगा। और अगर परमाणु का आकार बढ़ता है तो फिर क्या होगा, धन से ऋण दूर जाएगा, और जब दूरी बढ़ेगी तो इसका ऋण पर प्रभाव कैसा हो जाएगा, कम। इसलिए निष्कर्ष ये निकला कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा अगर परमाणु का आकार घटेगा, और अगर परमाणु का आकार बढ़ेगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश घटेगा। ये चीज हम यहाँ पे कर चुके थे। आज का जो टॉपिक है वो है आयनन एंथैल्पी। तो सभी बच्चे प्यारी से हेडिंग लगाएंगे आयनन एंथैल्पी। लेक्चर नंबर 4 में आपका आज का टॉपिक है आयनन एंथैल्पी, जिसे बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो हेडिंग लगाइए आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं आईपी। तो सभी बच्चों ने हेडिंग लगाई आयनन एंथैल्पी, जिसमें लिखिए किसी विलगित गैसीय परमाणु, सभी बच्चे लिखेंगे, नोट्स जरूर बनाइए। किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है, जिसे हम आईपी से प्रदर्शित करते हैं। अब समझिए, आपके पास मान लीजिए ये परमाणु है जिसका बाह्यतम कोष है। इस बाह्यतम कोष में मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन को किसने पकड़ रखा है, इस नाभिक ने। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया नाभिक बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव डालता है, इसे अपनी साइड खींचता है। तो अब हमें इस इलेक्ट्रॉन को निकालने जो ऊर्जा देनी पड़ेगी, उसी ऊर्जा को कहेंगे आयनन एंथैल्पी यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। जब परिभाषा लिखी आपने आयनन एंथैल्पी की, तो
तो उसमें एक शब्द लिखा है सबसे पहले, किसी विलगत गैसीय परमाणु। विलगत गैसीय परमाणु, जो बच्चा इस चीज को समझ जाएगा वो परिभाषा को समझ लेगा। विलगित गैसीय परमाणु ये क्या चीज है? जिसे विलगित गैसीय परमाणु समझ में आ गया वो पूरी परिभाषा को समझ लेगा। विलगित गैसीय परमाणु, देखिए विलगित गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन को दूर करना होगा, और दूर करने में जो ऊर्जा देनी पड़ेगी उसी को बोलेंगे आयनन एंथैल्पी। केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा नियम है कि जब कहीं आकर्षण होता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, जब कहीं प्रतिकर्षण होता है तो ऊर्जा हमें देनी पड़ती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, इससे दूर करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो क्या इलेक्ट्रॉन को हम यहां से दूर करेंगे तो हमें ऊर्जा क्या होगी, देनी पड़ेगी, और जो ऊर्जा देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को दूर करने में, वही ऊर्जा का मान क्या कहलाएगा, आयनन एंथैल्पी। अब बहुत ध्यान से समझिए, सबसे पहले विलगित गैसीय परमाणु क्या है। देखिए मान लीजिए कि अपने पास 100 यूनिट ऊर्जा है, ठीक। 100 यूनिट ऊर्जा के लिए एक हमने लिया पदार्थ जो है ठोस, जिसके परमाणु आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं। अब आप सब जानते हैं कि ठोस को जब आप ऊष्मा दोगे, हीट दोगे, गर्मी दोगे, तो ये ठोस काय में परिवर्तित होगा, द्रव में परिवर्तित होगा, और इसके परमाणुओं के बीच जो है वो दूरी कैसी होगी, बढ़ जाएगी। ध्यान से समझिए, जब 100 यूनिट ऊष्मा थी उसे हमने ठोस को दिया तो हमारी 20 यूनिट ऊष्मा खर्च हो गई, और हमारे पास कितनी ऊर्जा बची, अब 80 यूनिट। क्लियर है? और 80 यूनिट ऊर्जा में हम कहां पे आ गए, द्रव में। अब क्या हुआ, हमने और द्रव को गर्म किया तो क्या हुआ, हमारी 30 यूनिट ऊर्जा और खर्च हुई, और हम द्रव से काय में परिवर्तित हो गए गैस में। द्रव से काय में परिवर्तित हो गए गैस में। अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहले ऊष्मा दोगे, ठोस से द्रव में आओगे, द्रव से फिर आओगे गैस में। तो जब 30 यूनिट ऊर्जा खर्च होगी, अब अपने पास कितनी बची, 50 यूनिट ऊर्जा। ध्यान से रखना। अब एक चीज समझो, विलगित गैसीय परमाणु, ये गैस अवस्था हो गई, और विलगित का मतलब होता है वह परमाणु जिस पर किसी दूसरे परमाणु का प्रभाव न हो, जो बिल्कुल स्वतंत्र हो, दुनिया में किसी से मतलब न हो, जिसे, वो है आपका ये विलगित गैसीय परमाणु, ठीक। अब इस विलगित गैसीय परमाणु से जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा देगी वो कितनी होगी, 50 ऊर्जा है, वो किस काम में आएगी, वो इस काम में आएगी कि इस विलगित गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अलग करेगी। तो हमारी जो आयनन एंथैल्पी होगी वो यहाँ पे कितनी होगी, 50। बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, यहाँ पे अगर उनसे आयनन एंथैल्पी पूछे तो वो कहते हैं आयनन एंथैल्पी क्या है, 100 नहीं है आयनन एंथैल्पी, क्योंकि परिभाषा आपने पढ़ी है। आयनन एंथैल्पी केवल वही है जो सीधे सीधे गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अलग करती है। विलगित गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अलग करने में जो ऊर्जा देनी पड़ती है वो आयनन एंथैल्पी है। ठोस से द्रव में परिवर्तित करना, द्रव से गैस में परिवर्तित करने में जो ऊर्जा लगती है वो आयनन एंथैल्पी नहीं है। आयनन एंथैल्पी है विलगित गैसीय परमाणु सीधे गैसीय परमाणु से जो इलेक्ट्रॉन को दूर करने में ऊर्जा देते हैं, वो है आपकी आयनन एंथैल्पी, और जिसका मान कितना है यहाँ पे 50। तो क्लियर, समझ में आ गई बात। चलिए आगे देखते हैं आयनन एंथैल्पी पर जेफ का क्या प्रभाव है। मैंने आपको बताया प्रभावी नाभिकीय आवेश की इस पूरे चैप्टर में हर व्यक्ति से दोस्ती है। तो यहाँ पे अब हमें देखना है जेफ, ये जो आईपी है उसका जेफ से क्या संबंध है। तो देखिए अब तक हम जो पढ़े ये मान लीजिए वर्ग है, और वर्ग में देखिए पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार कैसा होता है, बढ़ता जाता है, यही तो बात है। आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, आकार घटता है। आकार कैसा होता है, घटता जाता है। ये सारी चीजें आपको लेक्चर 2 लेक्चर 3 में बताई गई है, ऐसा क्यों होता है।
ये सब बच्चे जानते हैं जिसने लेक्चर 3 नहीं देखा है और लेक्चर 2 नहीं देखा है, वो लेक्चर 2 और 3 को जरूर देख ले। तो देखिए हुआ क्या, अभी अभी आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन को देना, इलेक्ट्रॉन को जब हम देंगे तो क्या होगा, ऊर्जा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा देनी पड़ेगी वही है आयनन एंथैल्पी। और यहाँ पे इस धन का काम क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचना, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश जो Jf है वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को पकड़े होता है और हमारा काम है इस इलेक्ट्रॉन को दूर करना। तो अगर इस धन के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रभावित है, इस धन ने इस इलेक्ट्रॉन को ढंग से पकड़ रखा है, तो हमें ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी इसे दूर करने के लिए। अगर इस धन ने इस ऋण को कमजोरी से पकड़ रखा है तो हमें ऊर्जा कम देनी पड़ेगी इसे अलग करने के लिए। कविता का पूरा सार ये है कि जो अपना Jf है, Jf जो है वो अगर बढ़ेगा तो जो Ip है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। एक बार फिर समझने का प्रयास करिए, धन की ऋण पर पकड़ ज्यादा होगी तो हमें दूर करने के लिए ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। पकड़ ज्यादा होने का मतलब क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा है तो फिर हमें आयनन एंथैल्पी यानी ऊर्जा कैसी होगी, अधिक देनी होगी। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन एंथैल्पी दोनों में ये संबंध निकला कि अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो हमें ऊर्जा भी, आयनन एंथैल्पी भी बढ़ानी होगी। और प्रभावी नाभिकीय आवेश अगर घटेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश घटने का अर्थ है कि इस धन का इस ऋण के, इस धन ने इस ऋण को मजबूती से नहीं पकड़ रखा है। जब इसने इसे मजबूती से नहीं पकड़ रखा है तो फिर इसे दूर करने में आसानी होगी, तो दूर करने में आसानी होगी तो हमें आयनन एंथैल्पी यानी जो ऊर्जा है वो कैसी होगी, कम देनी होगी। तो अगर Jf कम है तो ऊर्जा भी कम है, और Jf अधिक है तो ऊर्जा भी कम है। किसमें, वर्ग में। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, आकार बढ़ता है, और जब आकार बढ़ता है तो क्या होता है, आपका Jf कम होता है। क्या होता है, Jf कम होता है। और अगर Jf कम होता है, Jf कम होता है तो फिर आयनन एंथैल्पी भी कैसी होगी, कम होगी। तो निष्कर्ष ये निकला, जब किसी वर्ग में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ता है तो फिर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान अगर कम होगा तो फिर आयनन एंथैल्पी भी कैसी होगी, कम। क्लियर है, ये बात हुई वर्ग की। अब हमें देखना है आवर्त में। बाएं से जब दाएं चलते हैं किसी आवर्त में तो क्या होता है, परमाणु का आकार घटता जाता है। परमाणु का आकार कैसा होता है, घटता जाता है। इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से हमने लेक्चर 3 में समझा है। जब परमाणु का आकार घटेगा तो क्या होगा, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, भाई परमाणु का आकार घटने का मतलब है परमाणु होगा ऐसे, तो जब इन दोनों के बीच में दूरी कम हो जाएगी तो Jf बढ़ जाएगा, इसकी इस पे पकड़ कैसी हो जाएगी, अधिक। इस धन ने इस इलेक्ट्रॉन को बहुत मजबूती से पकड़ रखा है। जब इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़ रखा है तो इलेक्ट्रॉन को जब हम दूर करेंगे तो हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी Jf का मान बढ़ता है तो हमें ऊर्जा भी ज्यादा देनी होती है, यानी आयनन एंथैल्पी Ip की कैसी होगी, बढ़ेगी। ये इन दोनों में संबंध निकला। पूरी कविता का सार ये निकला कि आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु के आकार में कमी आती है, और जब परमाणु के आकार में कमी आती है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने का मतलब है कि इस धन के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन को, इस नाभिक के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन को बहुत मजबूती से पकड़ रखा है। और जब मजबूती से पकड़ रखा है तो जितनी ज्यादा मजबूती से पकड़ेगा हमें अलग करने में उतनी ही ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ गया है, इसलिए Ip की वैल्यू भी बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ तक बात बिल्कुल है क्लियर। चलिए तो अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए तो इलेक्ट्रॉन
सभी प्यारे बच्चे हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा हेडिंग लगाने के बाद सभी बच्चे अपने नोट्स में इसकी परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे किसी मुक्त तत्व के लिए परिभाषित की जाती है। इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा जो है उसमें फर्स्ट पॉइंट आपका है कि ये किसी मुक्त तत्व के लिए परिभाषित की जाती है। चलिए आगे देखिए, किसी विलगत गैसीय परमाणु के, सभी बच्चे लिखेंगे किसी विलगत गैसीय परमाणु के बाहतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से, किसी विलगत गैसीय परमाणु के बाहतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने से हुआ ऊर्जा परिवर्तन, एक इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से हुआ ऊर्जा परिवर्तन इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा कहलाता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा कहलाता है। देखिए इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी में क्या हो रहा था, आयनन एंथैल्पी में हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते थे, बाहतम कोष से अलग करते थे। और केमिस्ट्री का बहुत बड़ा नियम है जो मैंने पहले आपको बता रखा है कि अगर कहीं आकर्षण होता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, और अगर कहीं प्रतिकर्षण होता है तो ऊर्जा हमें देनी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन को अलग कर रहे थे, आयनन एंथैल्पी में जब हम इलेक्ट्रॉन को अलग कर रहे थे तो हमें ऊर्जा देनी पड़ रही थी, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। तो अलग करने में हमें क्या हो रहा है, ऊर्जा देनी पड़ रही थी। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा में क्या है, इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा में है हमें इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे है और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आकर्षण होगा, और जब आकर्षण होगा तो फिर ऊर्जा क्या होगी, मुक्त होगी। प्रतिकर्षण में ऊर्जा देनी पड़ती थी और आकर्षण में ऊर्जा मुक्त होगी। तो जब ऊर्जा मुक्त होगी तो ऊर्जा में कमी आएगी, यानी ऊर्जा में परिवर्तन होगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के जुड़ने में जितनी ऊर्जा मुक्त होती है या ऊर्जा में जो परिवर्तन आता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा। समझ गए? ऐसा बहुत बार होता है, जैसे NaCl के निर्माण में Na क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है और Cl उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो ग्रहण करने में जो ऊर्जा मुक्त होगी वही ऊर्जा कहलाएगी इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा। तो आइए एक बार इसे विस्तार से समझ लेते हैं। ये आपका परमाणु है, देखिए ये परमाणु है जिसका ये बाहतम कोष है। बाहतम कोष में इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। अब बाहतम कोष में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में ऊर्जा मुक्त होगी। अब देखिए बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ पे जेफ में क्या रिलेशन होगा, इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा और जेफ में क्या रिलेशन होगा, ये समझना है हमें। अब तो प्यारे बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे कि इसमें क्या संबंध होगा। जेफ क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब है इस नाभिक में जितने प्रोटॉन है यानी धनावेश है उसका काम है कि बाहर कहीं भी इलेक्ट्रॉन दिखे उसे अपनी साइड खींच लो, यही तो काम है। अब ये बताओ, जब हम इलेक्ट्रॉन को इसमें जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन को इसमें जोड़ेंगे तो ये तुरंत इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। कब खींच लेगा, तब खींच लेगा जब इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश कैसा होगा, अधिक। प्रभावी नाभिकीय आवेश कैसा होगा, अधिक। यानी इलेक्ट्रॉन को प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने की क्षमता। तो अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक है तो फिर इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ही, और इलेक्ट्रॉन को जैसे जैसे खींचेगा वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ेगी। तो इसका अर्थ क्या होगा कि प्रभावी नाभिकीय आवेश अगर अधिक है तो फिर ऊर्जा अधिक मुक्त होगी। ऊर्जा क्यों मुक्त होगी अधिक,
क्योंकि इसमें ऋण को इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता अधिक है और इलेक्ट्रॉन को जैसे जैसे खींचता जाएगा वैसे वैसे ऊर्जा मुक्त ज्यादा होगी। तो अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक है तो इलेक्ट्रॉन नगद ऊर्जा भी अधिक होगी। ये दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए, समानुपाती। अब दूसरी बात सुनो, मान लीजिए कि इस धन का इस ऋण पे कमांड नहीं है, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बहुत बहुत बड़ा परमाणु है और बड़े परमाणु में क्या होगा, धन इस नाभिक का बाह्यतम कोश पे प्रभाव कम होगा। यानी अगर इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश कम है, इसकी जो प्रभावी नाभिकीय आवेश जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता है वो कम है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन को कम खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को ये खींच नहीं पाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा, जब आकर्षण नहीं होगा, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं, तो फिर ऊर्जा मुक्त नहीं होगी। तो सीधा निष्कर्ष ये निकला कि अगर खींचने की क्षमता कम है तो फिर ऊर्जा भी कम होगी मुक्त, तो अगर खींचने की क्षमता अधिक है तो ऊर्जा भी कैसी होगी, अधिक। यानी अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा भी बढ़ेगी, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश घटेगा तो इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा भी घटेगी। यहाँ से ये निष्कर्ष निकला। सबको बिल्कुल विधिवत तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी। इसे अगर हम देखना चाहें वर्ग और आवर्त में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वर्ग और आवर्त में भी देख लीजिए, वही बात है। होता क्या है, वर्ग में क्या होता है, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं किसी वर्ग में तो परमाणु का आकार कैसा होता है, बढ़ता जाता है। वो परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा। परमाणु का अगर आकार बढ़ेगा तो क्या होगा, आकार बढ़ने से जैव में क्या होती है, कमी होती है। आपको बताया गया है जैसे जैसे आकार बढ़ता जाएगा बाह्यतम कोश की दूरी बढ़ती जाएगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी आएगी। और जब जैव में कमी होगी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता कम होगी, तो फिर इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान भी कैसा होगा, कम होगा। इससे निष्कर्ष ये निकला, जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा के मान में क्या होती है, कमी होती है। अब आइए आवर्त में। आवर्त क्या होता है, ये जब आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे तो क्या होता है, आपका परमाणु का आकार जो है वो कैसा होता है, घटता है। जब परमाणु का आकार कम होगा तो नाभिक की बाह्यतम कोश से दूरी कैसी होती जाएगी, कम। जब दूरी कम होती जाएगी तो नाभिक का प्रभाव बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर बढ़ेगा। यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश जो जैव है इसका मान कैसा होगा, बढ़ेगा। तो अगर जैव का मान बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को तुरंत अपनी साइड आकर्षित करेगा और जितना इलेक्ट्रॉन आकर्षित होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा कैसी होगी, बढ़ेगी। तो निष्कर्ष ये निकला कि अगर हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा के मान में कमी होती है। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता हेडिंग लगाएंगे प्यारे बच्चे, विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता जो हेडिंग है उसमें लिखिए बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसे हम शॉर्ट में बोलेंगे EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत ऋणात्मकता सभी बच्चों ने प्यारी सी हेडिंग लगा ली है, विद्युत ऋणात्मकता, जिसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे किसी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता, किसी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता उसके एकल सहसंयोजी बंध के लिए परिभाषित है। किसी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता उसके एकल सहसंयोजी बंध के लिए परिभाषित है। क्लियर है? आगे देखिए, सहसंयोजी बंध के, नई लाइन में लिखिए, सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर
सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता या प्रवृत्ति, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता या प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। सीधी बात यह है कि सहसंयोजी बंध में जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी साइड खींचने की जो प्रवृत्ति है वह कहलाती है विद्युत ऋणात्मकता। अब इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। मान लीजिए आपके पास है हाइड्रोजन, ठीक, और ये है आपका फ्लोरीन। आप जानते हो इन दोनों में क्या हुई, एक डीलिंग हुई। इन दोनों ने कहा कि एक खेल खेलेंगे जिसका नाम है शेयरिंग। ये दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे। तो हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और इस F ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। बाकी F के सारे इलेक्ट्रॉन F के ऊपर जो है स्थित है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब देखिए इन दोनों में जो डीलिंग हुई वो ये है, एक इलेक्ट्रॉन F ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया हाइड्रोजन ने। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन F के भी हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी हैं। लेकिन एक विशेष बात देखो, जो आपका F है ये बेईमानी करता है और ये क्या करता है कि ये जो दोनों बीच वाले इलेक्ट्रॉन है जो बंध पे रखे हुए हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा सा अपनी साइड खिसका लेता है। इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी साइड थोड़ा सा खिसका लेता है। अब इलेक्ट्रॉनों को अपनी साइड खींचने की जो प्रवृत्ति है वही है विद्युत ऋणात्मकता। अब प्यारे बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है कि ये जो F है ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी साइड क्यों खींच रहा है, कारण क्या है। तो उसके लिए फिर आ जाइए प्रभावी नाभिकीय आवेश पर। मैंने बहुत पहले कह रखा है कि पूरा चैप्टर प्रभावी नाभिकीय आवेश पे डिपेंड है, इसलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश को बहुत नहीं भूलना है, बहुत डीपली समझना है। समझो F जो है इसके नाभिक में 9 प्रोटॉन होते हैं। F के पास कितने प्रोटॉन होते हैं, 9 प्रोटॉन होते हैं। और जबकि हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 1 प्रोटॉन होता है। समझ गए बात को। अब ये बताओ, यदि फ्लोरीन की बात करो तो फ्लोरीन के नाभिक में कितना धनावेश है, 9। हाइड्रोजन के पास कितना है, 1। तो ये बताइए जिसके नाभिक में धनावेश ज्यादा है उसका ऋण को खींचने की क्षमता अधिक होगी। जिसके पास धन ज्यादा है वो ज्यादा, इसका क्या काम है नाभिक का, इसका काम है इसके चारों साइड जितने इलेक्ट्रॉन जितना ऋणावेश घूम रहा है वो सबको खींच ले। ये तो है, इसका भी काम है अपनी साइड इलेक्ट्रॉन को खींच ले। लेकिन जिसके पास ज्यादा P, जिसके पास ज्यादा धन है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश कैसा होगा, अधिक होगा। सही बात है। तो जब अधिक होगा तो अब ये इसके पास है 9, इसके पास है 1, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ना। इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचने की जो प्रवृत्ति होगी, जो क्षमता होगी वो इसकी ज्यादा होगी F की। और हाइड्रोजन के पास केवल 1 है प्रोटॉन, इसका धनावेश कम है। तो जब कम धन है तो फिर ऋण को खींचने की क्षमता कैसी होगी, कम होगी। इसलिए फ्लोरीन क्या करता है, इस धन को अपनी साइड खिसका लेता है, इस ऋणावेश को यानी इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी साइड खिसका लेता है। जब ये अपनी साइड में खिसका लेता है तो होता क्या है, अब ना तो इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से F के पास पहुंचे और ना ही ये इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से H से दूर हुए। लेकिन एक काम हुआ, थोड़े से इलेक्ट्रॉन F की साइड गए हैं और थोड़े से इलेक्ट्रॉन H से दूर हुए हैं। तो जब H से थोड़े से दूर हुए तो हम ये भी नहीं कह सकते कि H पे धनावेश आया। F की साइड थोड़े से गए तो हम ये भी नहीं कह सकते कि F पे ऋणावेश आया। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि F पे थोड़ा सा पार्श्व बोलते हैं, थोड़ा सा ऋणावेश आया और H पे थोड़ा सा धनावेश आया। अब कोई बच्चा इस चीज को कंफ्यूज नहीं होगा। इस ये जो डेल्टा है इसे बोलते हैं केमिस्ट्री में पार्श्व। पार्श्व का मतलब होता है थोड़ा सा, पार्शियल, आंशिक। ठीक, एक और एग्जाम्पल देखिए इसका ले लेते हम। ऐसा आपका होता है जल के साथ।
जैसे जल है आपका H2O, जिसमें ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। यहां भी ये सेम खेल रहे हैं। इन्होंने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन दिया, इन भाई साहब ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया और इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन इन्हें दिया, एक इलेक्ट्रॉन इन्हें दिया, लेकिन इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है उसे अपनी साइड खींच रखा है, उसे अपनी साइड खींच रखा है। इसलिए इन पे क्या आएगा, आंशिक ऋणावेश, और इन पे आएगा आंशिक धनावेश, और इधर भी आएगा आंशिक धनावेश। क्लियर है? अब समझ में आई विद्युत ऋणात्मकता क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचने की क्षमता। क्लियर है? अब इसे एक बार वर्ग और आवर्त से जोड़ लेते हैं कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता में क्या प्रभाव पड़ेगा। वर्ग और आवर्त को लेकर कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। आवर्त सारणी जो है उसमें आपकी जो ऐसी पंक्तियां हैं इस तरीके की, उन्हें बोलते हैं वर्ग, और जो पंक्तियां इस तरीके से देखी जाएंगी उन्हें बोलते हैं आवर्त। वर्ग की संख्या 18 है, आवर्त की संख्या 7 है। तो हम पहले वाले वर्ग में ऊपर से कहां आते हैं, नीचे। जब ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, आकार बढ़ता जाएगा। तो अगर आकार बढ़ता जाएगा तो जेफ में क्या आएगी, कमी, और जेफ में अगर कमी आएगी तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा, ये समझिए। मैंने अभी आपको बताया था कि इस धन से बाहर कोष की दूरी जैसी जैसी बढ़ती जाएगी, वैसा वैसा इस नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता कैसी होती जाएगी, कम। और इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचने की क्षमता ही तो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। तो जब ऊपर से नीचे आ रहे हो तो क्या हो रहा है, आकार बढ़ रहा है, और आकार बढ़ रहा है तो इस धन की इस ऋण को खींचने की क्षमता घटती जा रही है, और ऋण को खींचने की क्षमता घटने का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता का कम होना, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचने की क्षमता। तो जब वो कम हो रही है तो फिर यहाँ पे लिखेंगे हम EN भी कैसा होगा, घटेगा, EN भी घटेगा। क्योंकि अगर जेफ में आकार बढ़ रहा है तो जेफ में क्या हो रही है, कमी, और जेफ में कमी होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचने की जो क्षमता है प्रभावी लाभ की वजह से वो भी कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। पूरी कविता का सार ये है कि अगर किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो प्रभावी दाबी आवेश का मान भी घटता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान भी घटता है, विद्युत ऋणात्मकता भी घटती है। क्लियर है? इसी प्रकार अब हम देखते हैं आवर्त को। तो जब आवर्त में इधर से इधर जाओगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, आकार कैसा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। और परमाणु का आकार छोटा होगा तो फिर क्या होगा, जेफ में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि आकार घटता है तो जेफ बढ़ता है। अब देखिए जब आकार परमाणु का छोटा होगा तो फिर इसका इस पे प्रभाव अधिक होगा, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता बढ़ेगी तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी EN का मान कैसा हो गया, बढ़ गया। निष्कर्ष ये निकला कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। जिस बच्चे को ये टॉपिक समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो।